अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर शुजात और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कॉर्पोरेट लाउंज। नाजरीन, ये प्रोग्राम जो है वो बंद हो चुका है या प्रोग्राम खत्म हो चुका है, तो मेरे ख्याल में वो आपकी सोच सही नहीं थी। आपने यकीनन बहुत लंबा इंतजार किया और अक्सर दोस्तों ने भी मुझे सोशल मीडिया के थ्रू भी और व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू भी ये पूछा कि आपका प्रोग्राम जो है वो क्यों बंद हो गया, क्योंकि प्रोग्राम की वसातत से बहुत सारे जो मुआशी और मशरती और बैन अल-अक़वामी हालात के बारे में एक अनबाइस्ड जो तजिया है वो उनको मिलता था। तो बहरहाल खुशी की खबर यह है कि प्रोग्राम को हम दोबारा रिज्यूम कर रहे हैं, लेकिन एक नए चैनल पे और चैनल का लोगो आप देख भी रहे होंगे प्रोग्राम की राइट साइड पे। तो ये इंशाल्लाह अब हम वीकली आपसे मुलाकात करते रहेंगे, लेकिन प्रोग्राम का एक हम थोड़ा सा इसमें फॉर्मेट में तब्दीली लेके आ रहे हैं कि प्रोग्राम में हम एक रेगुलर इकोनॉमिस्ट भी रखेंगे, जिसमें जो कि पाकिस्तान के बड़े रिनाउंड इकोनॉमिस्ट होंगे। इंट्रोडक्शन में उनका आपको बाद में करवाऊंगा और हर हफ्ते उनसे हम पाकिस्तान के इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में, पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है उसके बारे में हम उनकी राय लेते रहेंगे। तो मैं आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन आपके साथ एक चीज सिर्फ शेयर करता चलूं, एक छोटा सा वाकया जो कि मेरी नजर से गुजरा और मैंने कहा कि मैं आपको गोशगुजार कहूं। कहते हैं कि एक शख्स ने कोई बीज कहीं पे ऐसे बोए हुए थे और वो डेली उसको पानी देता था, लेकिन निकलता कुछ नहीं था। तो आस पास जाने वाले और जो गुजरने वाले लोग थे वो डेली उसे कहते कि भाई ये डेली तुम पानी तो दे रहे होते हो, लेकिन जमीन से कोई चीज नहीं निकल रही। एक हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, कई महीने गुजर गए, लेकिन पता यही चलता था कि वो सिर्फ एक जमीन को पानी दे रहा है, लेकिन उससे कोई चीज भी नहीं निकल रही थी। करते करते 1 साल गुजर गया, 1 साल 2 साल में तब्दील हुए, 2 से 3 साल गुजर गए और लोगों ने उस शख्स को कहना छोड़ दिया, लेकिन वो शख्स मुस्तकिल वहां पे पानी देता रहा। कुछ अरसे बाद वो शख्स किसी ऐसे ही आदमी को जो उसको डेली जमीन को पानी देते हुए देखता था, वो शख्स उसको शहर में मिला और बड़ा अच्छे जिंदगी गुजार रहा था। तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई ये तुम तो एक गरीब आदमी थे और तुम्हारा तो शायद ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं था, तुम तो वही हो ना जो 2-3-4 साल जमीन को ही पानी दे रहे थे। तो उस शख्स ने हंस के जवाब दिया कि हाँ, मैं जमीन को पानी दे रहा था, लेकिन उस जमीन के अंदर बैम्बू या बांस की एक ऐसी किस्म थी जो कि 4 साल तक जमीन से ही नहीं निकलती, लेकिन जब 5वें साल वो जमीन से निकलती है तो वो 6 महीने में बढ़ के इतनी जवान हो जाती है कि वो जो बैम्बूज हैं या वो बांस हैं वो 100 फीट के हो जाते हैं। और मैंने भी इसी तरह किया, मैं 4 साल उनको मुसलसल जमीन को पानी देता रहा, लेकिन वो जमीन नहीं थी, वो बैम्बू थे जो जमीन के अंदर पनप रहे थे। 5वें साल वो इतने बड़े हो गए कि मैंने उनको काटा, उनको हार्वेस्ट किया, उनको बेचा और अब मैं शहर में अपना कारोबार करता हूँ। तो नाजरीन, ये जो वाकया है, ये वाकया हमें इस चीज की रिफ्लेक्शन देता है कि अगर हमने कोई भी पॉलिसी बनानी है, कोई भी काम करना है, तो शायद उसके रिवॉर्ड या उसका रिजल्ट फौरन ना निकले, उसके लिए हमें इंतजार भी करना पड़ता है। और अगर हम इंतजार नहीं करेंगे तो शायद हम उस काम को अबेंडन कर देंगे और वो हमें जो उसका नतीजा वो हम नहीं देख पाएंगे। इकोनॉमिक पॉलिसीज का भी यही हाल होता है। और हमारे साथ जो आज मेहमान है, ये मेहमान भी, इनकी अपनी जाती जिंदगी भी इस हवाले से इबारत है कि इन्होंने बहुत शदीद मेहनत की और जो वो चाइनीज बैम्बू की तरह वो पानी देते रहे और फिर अल्लाह ताला ने इनको देखते ही देखते जो है ना वो शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचा दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज की, जो कि हमारे साथ अक्सर प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होते हैं। और आज का जो प्रोग्राम जो हमने रिज्यूम किया है, इसमें भी मैंने डॉक्टर साहब से ही चाहा कि इन्हीं से ही आगाज करूं और इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को हम अपने प्रोग्राम में एज अ रेगुलर पैनलिस्ट भी लेते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपको यकीनन मालूम होगा कि प्रोफेसर है बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चाइना में, इसके अलावा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि यूके की है, वहां पर रिसर्च फेलो भी हैं। बहुत सारे बैन अल-अक़वामी अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। कौमी अवार्ड के शायद ये तो मुंतजर नहीं है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट ये है कि बैन अल-अक़वामी जब अवार्ड लोगों को मिल जाते हैं तो उनको फिर कौमी अवार्ड के लिए भी सरफहरिस्त करना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर तासुर यह है कि जो कौमी या नेशनल अवार्ड्स हैं वो उन लोगों को दिए जाते हैं
जो कि अपनी फील्ड से ज्यादा किसी और फील्ड में महारत रखते हैं। बहरहाल डॉक्टर साहब, आपको वेलकम करते हैं शो में। और आपसे सबसे पहले बड़ी लंबे अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बताएं कि जो मौजूदा हमारी मुआशी सूरत हाल है कैसी चल रही है, क्या सिलसिला है और क्या फ्यूचर डायरेक्शन है इसकी। यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि शायद। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पूरी कौम को मेरी तरफ से बिलेटेड ईद मुबारक। और मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने माशाल्लाह इतनी इज्जत दी कि नए चैनल पे आप शिफ्ट हो रहे हैं। पहला प्रोग्राम जो है माशाल्लाह वो मेरे साथ करके आप मुझे, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं। और अल्लाह ताला की ज़ात, जाहिर सी बात है, इंसान जब मेहनत करता है तो उसका अजर मिलता है। और ये जो बात अभी आप कर रहे थे, ये मेरे ख्याल में आप खलीफा हारून रशीद के बेटे मामून रशीद की बात कर रहे हैं। जो मामून रशीद के उस्ताद थे, उनके साथ ही इस तरह का वाकया हुआ था कि जब वो जाते थे तो उनके मोहल्लेदार, बल्कि वो कसाई के बारे में कहा जाता है, एक बंदा मिठाई वाला था, तो वो उसे कहता गया तुम किताबें जो है ना वो उसके मट्टी के बर्तन के अंदर डाल दो, तो डेली इसको पानी डाला करो, तो एक दिन आएगा कि जब उसमें से एक दरख्त निकलेगा, फिर मिठाई लगेगी उसको, तो वो तो मिठाई जो है ना काट के खाना। तो वो अल्लाह ताला की ज़ात जो रंग लेके आई। फिर जब वो मामून रशीद के वो उस्ताद बने तो हारून रशीद को अपने बच्चे का इम्तहान लिया, उनसे मोहम्मद पुराई सारा कुछ किया। तो फिर वो जो मिठाई वाला था वो उसको मिला, तो उसने पूछा कि ये सारी कुछ कर्म नवाजी कैसे हुई। तो उसने कहा जी मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक वो किताबें बर्तन में डाली थी और फिर डेली उस पर पानी डालता था, अब उसमें दरख्त बन गया था, अब मैं डेली उसमें से मिठाई काटता हूँ। तो डॉक्टर साहब, जो माशाल्लाह मेरी लाइफ के बारे में आपने बड़े अच्छे अल्फाज कहे, शायद मेरे ख्याल में थोड़ा सा देखा जाए तो मैंने भी इस मुल्क में रह के, जाहिर सी बात है ये मेरा मुल्क है, मेरी शान है, मेरी मट्टी है, मेरा फख्र है, सब कुछ ये मेरा मुल्क है। तो इसके अंदर भी मुझे ऐसे कई मिठाई वाले मिले थे कि जो कहते थे कि शबाज को पेपर फोबिया हो गया है, शबाज को रिसर्च फोबिया हो गया है। तो मैं मशकूर हूं उन लोगों का तहे दिल से कि उन्होंने मुझे फोबिया के अंदर डाला और मैं उस फोबिया के अंदर गया, और उस फोबिया के अंदर रहते हुए फिर मैंने अपने रिसर्च को पानी दिया डेली। और आज अल्लाह की ज़ात जो है वो दुनिया के हर कोने में मेरी रिसर्च को जो है वो लोग उसको पढ़ रहे हैं, लोग उससे गाइडेंस ले रहे हैं। तो ये चीजें होती हैं लॉन्ग टर्म। जहां तक पॉलिसी की बात कर रहे हैं, देखें बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हो गुजरे हैं हमारे मुल्क के अंदर, और कुछ नाम तो आप भी जानते होंगे जिन्होंने इंडेक्सेस वगैरह बनाए हैं, और वो इंडेक्स आज पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम शायद अपनी ज़ात में अकले कुल बने हुए हैं, और हम ये कहते हैं जो मेरा एक्सपीरियंस है शायद वो दुनिया का सबसे अनोखा एक्सपीरियंस है। आपको अंदाजा हो गया कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में हमें अपनी उस जातियात से बाहर निकलना होगा, या हमें इस्लामाबाद जो है उससे बाहर निकलना होगा। तो पाकिस्तान पूरा जो है वो इस्लामाबाद के अंदर आके खत्म नहीं हो जाता, उससे बाहर बहुत बड़ा पाकिस्तान है। आप अगर रियासत मदीना का, बड़ी खुशी वाली बात है कि आपने कॉन्सेप्ट दिया आवाम को, लेकिन उसको प्रैक्टिकली भी अप्लाई करें। जैसे रियासत मदीना के जो कह लें कि खलीफा थे, या रियासत मदीना के जो सरकर्दा लोग थे, या जो हुक्मरान थे, जिस तरह से उन्होंने अपनी सोसाइटी को पंप किया या लेके चले, आप भी उसको लेके चले। 3 साल आपको हो गए हैं, अभी तक मैं तो इनकी पॉलिसी ऐसी नहीं देख पाया कि जिसके ऊपर मैं ये बात कर सकूं कि हाँ जी ये डायरेक्शन इनकी ठीक है। आप इन्वायरमेंट से लेके, चूंकि मैं इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट हूँ, एनर्जी इकोनॉमिस्ट, मेरी बात वहां से शुरू होती है, तो वहां से लेके मुझे कुछ बता दें कि अभी तक कोई एक ऐसा हिंट दे दें कि जिसके ऊपर आप भी कह सकें या मैं भी कह सकूं कि हाँ जी इस सेक्टर के अंदर इन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। खाली ये कह देना जी मुआशरों के अंदर जहां करप्शन होती है, हाँ जी वो ठीक, हमें पता है, मुझे पता है, हम ये मैट्रिक से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि जिन मुआशरे में करप्शन होती है मुआशरे तरक्की नहीं कर पाते। तो इससे आगे बात करें, अब हमने आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, मुल्क का बड़ा हैंडसम प्राइम मिनिस्टर हमने बनाया आपको, तो हमें कुछ करके दिखाएं। आप ही के दौर के अंदर करप्शन जो है उसके दर्जे हमने ऊपर लेके आए हैं, कमी नहीं हुई। आप ही जो गवर्नमेंट है उसी के अंदर माफियाज बने, आप ही की गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े स्कैंडल्स आ रहे हैं। तो इसके ऊपर जारी सी बात है, काबू पाना इनका काम है। और इसमें वही बात वहीं पे शुरू होती है और वहीं पे खत्म हो जाती है कि पॉलिसी पॉलिसी और पॉलिसी। डॉक्टर साहब, मुझे चले मैं एक यहीं से अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान की चले पॉलिसी की बात कर लें कि करप्शन की बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने की, इनके पार्टी के मैनिफेस्टो में भी ये शामिल था कि करप्शन को खत्म करना है, रिफॉर्म्स लेके आने हैं, जिसमें जुडिशियल रिफॉर्म्स से लेके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और लैंड रिफॉर्म्स तक की बातें थी। इसके अलावा ये कहा गया था कि इन्वेस्टमेंट कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होगी। तो चले पहला स्टेप होता है पॉलिसी मेकिंग का। आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग किस हद तक इफेक्टिव रही है? क्या गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर
पॉलिसी मेकिंग के हवाले से कहाँ पे रेट करेंगे? अब मेरा नहीं ख्याल है कि गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट की प्रायोरिटी थी पिछले 3 सालों में कि हम किसी भी सेक्टर में पॉलिसी ले या रिफॉर्म लेके आए और उस सेक्टर को हम जो है वो ग्रोथ पाथ जो है उसके ऊपर लेके आए। क्योंकि सारी चीजें जो हैं, जब ये को बात करते हैं कोरोना आ जाता है, जब ग्रोथ की बात करते हैं कोरोना आ जाता है, जब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या पॉवर्टी रिडक्शन की बात आती है कोरोना आ जाता है, जब वैसे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के बाद ये कोरोना आ जाता है, अब फॉरेन रेमिटेंस की बात करें कोरोना आ जाता है। तो ये तो सारी चीजें जो डॉक्टर साहब इन्होंने कोरोना के खाते में डाल दी। मुझे तो एक और जो डर लग रहा है, मैं आपको प्रोग्राम ये बात कर रहा हूं कि अल्लाह करे ये 5 साल पूरे करें, लेकिन अगर किसी वजह से गवर्नमेंट ये डिसॉल्व हो जाती थी, इन्होंने ये कहना कि ये भी कसूर कोरोना का था। तो आप ये कह रहे हैं कि कोरोना जो है एक स्केप गॉट के तौर पे या एक बहुत बड़ा एक काइंड ऑफ एक्सक्यूज मिल गया है, जो सारी चीजें उसी कारपेट के नीचे, उसी एक्सक्यूज के नीचे जा रही हैं। तो मैं अगर एक पर्टिकुलर करप्शन के हवाले से जैसे आपने बात की, तो मैं करप्शन यहीं से आगाज करता हूं कि कहा जाता था और अब भी ये कहा जाता है कि करप्शन जो है वो जिसकी वजह से मुल्क तबाह हो गए। तो क्या आप ये समझते हैं कि इकोनॉमिक करप्शन पाकिस्तान में कम हुई है? चले हम उनको तो छोड़ दें, जो बैन अवी एजेंसीज हैं जो कि रेटिंग हमारी कर रही हैं। आप हमें वैसे एक इकोनॉमिस्ट होने की नजर से जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आप देखते हैं या जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि करप्शन जो है वो पाकिस्तान में कम हुई है पिछले चंद सालों में, स्पेशली पिछले 2-3 सालों में? देखिए जी, मेरा नहीं ख्याल करप्शन कम हुई है। करप्शन अगर कम होती तो ये जो फ्लोर स्कैंडल था वो ना होता, शुगर स्कैंडल ना होता, पेट्रोल जो क्राइसिस का स्कैंडल था वो ना होता, और अभी जो रिंग रोड का इस्लामाबाद का जो स्कैंडल चल रहा है वो ना होता। क्योंकि ये सारी चीजें शो करती हैं कि डे बाय डे करप्शन जो है वो देखने में हमें नजर आ रहा है कि मुल्क के अंदर बढ़ती जा रही है। तो अब हाँ, ये बात एक कह सकते हैं कि करप्शन को अब खत्म नहीं है कि लोग कर सकते, ये कोई भी गवर्नमेंट खत्म नहीं कर सकती। हाँ, इसको कम कर सकते हैं और इनको कम करना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो चीजें जो है वो ठीक होने के बजाय मजीद खराब हुई हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, करप्शन की तो अब ये वैसे कहने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि कोई बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग इसमें ना तो कोई कमी आई है, बस चीजें चल रही हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट के लोगों से बात होती है इनफॉर्मली या फॉर्मली, तो वो ये कहते हैं कि देखिए ये माफियाज अलग चीज है, माफिया करप्शन नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को बेसिकली ये माफियाज ही नहीं चलने दे रहे। शुगर माफिया बना हुआ है, सीमेंट का जो है वो एक कार्टेल बना हुआ है, और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पे कार्टेलाइजेशन या माफियाज हैं जो कि इकोनॉमिक जो आउटकम्स हैं, मार्केट फोर्सेस हैं, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई की, तलब और रसद की जो कुव्वतें हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाती हैं, इन्फ्लेशन आता है, और ना सिर्फ इन्फ्लेशन बल्कि और भी बहुत सारे मुआशी बिगाड़ पैदा होते हैं। तो क्या हुकूमत का ये कहना कि माफियाज उनके कंट्रोल में नहीं है, ये किस हद तक दुरुस्त है, और इन माफियाज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए मेरी बात सुने, अगर प्राइम मिनिस्टर जो है अगर ये बात करते हैं या हुकूमत वक्त जो है वो ये बात करे कि माफियाज हमारे कंट्रोल में नहीं है, पहली बात तो ये कि माफियाज ये कौन लोग हैं? क्या ये ऊपर से उतरे हैं? जाहिर सी बात है इस मुल्क का हिस्सा है ये लोग, और इसी गवर्नमेंट के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं, और अब वो लोग जो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं और उनके ऊपर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, तो मेरी तो बात समझ से बिल्कुल बाहर है। और दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट ये कहती है जी माफिया जो उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं, हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि गवर्नमेंट की रेट कहां पे है? इसका मतलब कि ये अपने मुंह से कह रहे हैं भाई साहब कि हमारी रेट नहीं है स्टेट के अंदर, इसलिए हम इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब जो बात है कंट्रोल कैसे करना है वही देखें। आप जैसे रिफॉर्म्स की बात करें, हर सेक्टर जो है वो उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, और काफी साल हो गए पाकिस्तान को, मेरा नहीं ख्याल किसी गवर्नमेंट को रिफॉर्म्स को ऊपर इतना ज्यादा तवज्जो दी है। तो जो लॉज हैं वो अवेलेबल है मुल्क के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर वो सारी चीजें दर्ज हैं, तो उन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन किसने करनी है? अगर कंट्रोल में नहीं तो इसका मतलब कि लॉ के अंदर कहीं ना कहीं से ये लोग जो है लूप पुल ढूंढते हैं और उसका ये बेनिफिट लेते हैं। आप वो लूप पुल जो है वो खत्म करें और लॉ की जो इफेक्टिविटी है उसको 100% इंश्योर करें, उससे ये खत्म होगी चीजें सारी। आपके सामने चाइना है सर, देखें ये बातें सारी जो डेफिशिएंसी है कोरोना के खाते में डाल रहे हैं, वो मुल्क जो है बोला उसकी क्वार्टरली जीडीपी अभी जो मार्च में रिपोर्ट्स की इतना ज्यादा बढ़ गया को 1991 के बाद कहते हैं हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि चाइना का जीडीपी क्वार्टरली बढ़ गया है। मुझे ये बताएं वो भी तो चीजें पॉसिबल की हैं कि नहीं की उन्होंने? हमारे यहाँ आज लोग जो वैक्सीन लगवाने नहीं जा रहे, गवर्नमेंट जो है वो जनाबे वाला सारी उन्होंने फैसिलिटी दी हुई है, लेकिन वो नहीं जा रहे, क्यों? ये सारी चीजें जो हैं ये आपने लोगों को एजुकेट करनी, आपने लोगों को बताना है
कि जनाबे वाला ये चीजें आपके लिए जरूरी हैं, ये इसके ऊपर आपकी इम्प्लीमेंटेशन वो होगी तो सारे ये चीजें कंट्रोल में होंगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। क्योंकि प्रोग्राम का दौरानिया कम है आज, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा गुफ्तगू आपसे नहीं कर पाया, लेकिन इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे सैर हासिल गुफ्तगू होगी और पाकिस्तान के मुआशी और माशरती मसाइल और पाकिस्तान के रिसोर्सेज और वसाइल पे भी इंशाल्लाह बात होगी। नाज़रीन, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।